अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 2 अंकों के पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन है ये। 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। तो पुत्र की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं इसे, ठीक है। तो हम इसमें मान लेंगे, माना पुत्र की आयु, पिता की आयु लिख रही है पहले, तो पिता की आयु मान लेते हैं। चले, माना पिता की आयु x वर्ष है, ठीक है, तथा पुत्र की आयु y वर्ष है, ठीक है। और अब इन्होंने जो कंडीशन दी हमें, क्या दी है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग इतना था। 5 वर्ष पहले अब इनकी आयु लिखनी पड़ेगी हमें। 5 वर्ष पहले का मतलब 5-5 साल छोटे होंगे दोनों के दोनों, घटा देंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अनुसार लिख रहे हैं हम 5 वर्ष पूर्व, या पहले 5 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 5 साल छोटे हो जाएंगे 5 वर्ष पहले, तो x-5 वर्ष। और पुत्र की आयु 5 साल, जिसे भी छोटा कर देंगे, 5 घटा देंगे, 5y-5 वर्ष, ठीक है। ये इनकी आयु होगी। अब इनका योग दिया है कितना है, 40 वर्ष है। इनका योग 40 वर्ष है, तब जो है x-5 प्लस y-5, इनका जो योग हो कितना है, 40, ठीक है। तो x-5 प्लस y-5 ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई -5 और -5, चाहो तो इधर ले आओ, इधर ये दोनों इधर माइनस के इधर आकर प्लस के हो जाएंगे, +5 x प्लस वाई बराबर 5 और 5 10, 10 और 40 50 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो जाएगी हमारी ये, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है इनकी, अब दूसरी कंडीशन है, अब उनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 4:1। पहले पिता की आयु है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, अब जो है उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:1। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर 4y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, समीकरण नंबर 2 ये होगी, ठीक है। x का मान कितना आएगा यहाँ से, 4y। ये x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी x प्लस वाई बराबर 50, इसमें x की जगह 4y रखेंगे, 4y प्लस वाई इक्वल 50। ये हो जाएगा 4 और 1 5y, जुड़ जाएंगे दोनों, ये 4y है, ये 1y है, तो 5y हो जाएंगे। 5 से कर देंगे भाग, या तो यहीं पे काट दो, 5 एकम 5, 5 दाई 50। तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, y का मान आ जाएगा तुम्हारा 10, y का मान आ गया 10। ये y का मान समीकरण नंबर किसी में भी पुट कर दो, 2 में रख दो या 1 में रख दो, तो हम 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है क्या, x बराबर 4y है, x बराबर 4y, ठीक है। इसमें रखेंगे y की जगह 10, 10 से गुणा हो जाएगी, तो कितना जाएगा, 4 दाई 40, ये आएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः पिता की आयु बराबर कितनी थी, x, और x का मान कितना है, 40, तो 40 वर्ष, ठीक है। और पुत्र की आयु थी y, और y का मान कितना आया था, 10, तो 10 वर्ष, ठीक है। ये इसके आंसर आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 7 है और 3x माइनस 2y बराबर 11 है। तो इसको हल करना है, यानी x y के वैल्यू हमें ज्ञात करनी है यहाँ से, ठीक है। चलिए करते हैं सभी। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 7, समीकरण नंबर 1।
और 3x माइनस 2y बराबर कितना है 11 है, समीकरण नंबर 2। तो इसे हल करना है, तो आप इसे चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो या विलोपन विधि से। तो मैं पहले करता हूँ विलोपन विधि से हल इसे, तो ठीक है, चल देखते हैं कैसे करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं हम, या तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें, या y को, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे हम, हटा देंगे, हटाना है वो। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणांक बराबर बनाएंगे जिसको भी हटाना है। यदि x को हटाना है तो x की गुणा 3 से कर देंगे, दोनों का गुणांक सेम हो जाएगा, ठीक है। और यदि y को कैंसिल आउट करना है तो यहाँ माइनस का 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, मतलब यहाँ 2 से गुणा करेंगे, फिर इन्हें जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो y को हटाने के लिए चलिए लिख देता हूँ मैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा 2x, पूरी में सब जगह गुणा होगी, 2x में भी होगी, y में भी होगी और 7 में भी होगी, तो 2x प्लस 2y बराबर 7 दूनी 14। समीकरण नंबर 1 को हमने 2 से गुणा कर दी है, ठीक है। और ये समीकरण नंबर 2 है, इसके नीचे लिख देंगे, यह है 3x माइनस के 2y बराबर 11। अब हम क्या करेंगे, अब इसे सोल्व कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है, 2y प्लस का है यहाँ पर, 2y माइनस का कट जाएगा। अब बच गया हमारे पास कितना, 2x प्लस का, 3x भी प्लस का, तो 2 और 3 5, ये 5x हो जाएगा, 11 और 14 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो 5x की वैल्यू 25 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 25/5, गुणा में होता है तो बटे में जाता लिखा हुआ। चाहो तो यहीं काट सकते हैं, यहाँ 5 एकम 5, 5 पंजे 25, या चाहे नीचे काट दो 5 पंजे 25। तो x का मान कितना जाएगा, 5 जाएगा, ठीक है। x का मान हमारे पास क्या आ गया 5। अब हमें y का मान भी निकालना है, किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, चाहो तो x समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई बराबर 7, इसमें x की जगह 5 रखेंगे, 5 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर, अब ये जो 5 लिख रहा है प्लस में लिखा हुआ y के, तो इधर आएगा माइनस में, चिन्ह बदल जाएगा इसका। तो y का मान 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दोनों मान आ गए, बस यही आंसर है, x का मान 5 आ गया और y का मान 2 आ गया, और समीकरण हमारी सोल्व हो गई। तो ये तो अभी एक ही तरीके से करी मैंने, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब हम देखेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 7, समीकरण 1। समीकरण 2 है 3x माइनस 2y बराबर 11, 3x माइनस 2y बराबर 11, ये दो समीकरण है हमारे पास, ठीक है। चाहो तो इन्हें ऊपर नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है, इन्हें प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें किसी भी एक समीकरण से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो और दूसरी समीकरण में रख दो, ठीक है। उसे भी प्रतिस्थापन विधि से बोलते हैं। तो यहाँ से मैं मान लो x का मान निकाल लिया हूँ, तो x का मान कितना जाएगा, तो 7, y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, तो x का मान आएगा ये, इसे समीकरण नंबर 3 कह देते हैं। ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखो। तो पहले लिख दो 3x माइनस के 2y बराबर 11, 3x की जगह लिखना है 7 माइनस वाई माइनस के 2y बराबर 11, 3 से अंदर गुणा कर दो, 3 सत्ते 21, और 3 की y से करेंगे तो 3y माइनस का 2y बराबर 11। अब ये जो 21 हमने यहीं लिखा रहने दिया, माइनस के 3 माइनस के 2 मिलकर जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 बराबर 11, 11 को तो इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, 5y को इधर भेज दो प्लस का हो जाएगा, 21 में से 11 घटा दो तो आपका कितना जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। 5y, यानी 5y की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो y का मान कितना जाएगा 10/5, 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा। वो चाहे आप यहाँ काट दो 5 दूनी 10, चाहे यहाँ काट दो, आएगा 2 ही, ठीक है। किसी भी एक जगह पर आप काट सकते हैं। तो y का मान आएगा हमारे पास। अब ये y का मान किसी भी एक समीकरण में रख सकते हो, चाहे 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, तो मैं ये 3 में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 7 माइनस वाई,
x बराबर 7 माइनस वाई, तो वो रख दीजिए। 7 माइनस वाई का मान कितना, 2, तो x का मान कितना जाएगा, 5। x का मान x का मान हमारे पास आ गया 5, और y का मान कितना आएगा हमारे पास, 2। बस यही हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा दे रखी 16 सेंटीमीटर लंबी है, तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, चलिए करते हैं। ये हमारे पास वृत्त है और वृत्त पर एक जीवा है, तो जीवा जो होती है वो ऐसा होती है। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ बना दो, चाहे थोड़ी सी ऊपर बना दो, और कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका वृत्त का केंद्र है यहाँ पर, ये बीचों बीच। ठीक है, तो जीवा की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर, यानी ये 16 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। ठीक है, और केंद्र से त्रिज्या दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो केंद्र को जब हम किसी एक जीवा के एंड पर मिलाएंगे तो वो त्रिज्या हो जाएगी, ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और जब केंद्र को हम जीवा पर लंब डालेंगे इस पर, तो ये इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। 2 बराबर भागों में, यानी ये और ये दोनों बराबर होंगे आपस में। ठीक है, यानी ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8, दोनों ही दोनों बराबर। ठीक है, ये इसका वृत्त का केंद्र मान लो O है, ये A है और ये B है। ठीक है, जीवा होगी C से कह दो। तो यहाँ पर जो है दे के रखा मैं त्रिज्या। त्रिज्या हमारी हो जाएगी AO, जिसकी दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और जो जीवा है AC, वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। और जहाँ से AB कितना हो जाएगा, AB आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 बराबर भागों में काट देती है ये। और BC भी कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब ये जो इस पर हमने लंब डाला, ये 90 डिग्री का कोण है ये, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। त्रिभुज AOB या ABO एक समकोण त्रिभुज है। अभी जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लिख देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है ये, कोई भी समकोण त्रिभुज है हमारा, तो उसमें जो है ये होता है कर्ण, और इस कोण के अनुसार इसके सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, और नीचे वाली भुजा हो जाएगी आधार। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इसका पाइथागोरस का। तो यहाँ पर जो हमारे पास कर्ण हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस कोण के अनुसार नीचे वाली भुजा जो होगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और BO जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसे हम उसी को तो हमें निकालना है। ठीक है, जो BO है ये केंद्र से जीवा की दूरी है, ये केंद्र से जीवा की दूरी, उसी को हमें ज्ञात करना है। जो BO है इसी को हमने ज्ञात करना है, ये केंद्र से जीवा की दूरी है ये। ठीक है, तो अब हम लगा देंगे फॉर्मूला। कर्ण हमारे पास कितना हो जाएगा, 10, तो 10 का स्क्वायर। आधार हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 AB, चाहे AB का स्क्वायर लिख दो पहले। और जो लंब है वो कितना हो जाएगा, BO का स्क्वायर। ठीक है, इस लंब को हम x भी कह सकते हैं अपनी तरफ से, चाहे इसकी जगह x लिख देंगे। और ये आपका इसकी जगह शुरुआत में मैं पहले AO लिख सकता हूँ। ठीक है, AO का स्क्वायर। AO हमारे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। BO को हमने मान लिया x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 10 की गुणा 10 से करेंगे 100 आ जाएगा, 10 का वर्ग 100। 8 का वर्ग 8 की गुणा 8 से करेंगे 8 8 64, प्लस x का स्क्वायर। 64 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर। 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 36 बचेगा, एक्स स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप कितनी आ गई, 36। 36 तो हमें पता है किसका वर्ग होगा, 6 का वर्ग होगा ये। ठीक है, तो एक्स का मान 6 आ जाएगा। वर्ग को दोनों तरफ से हटा देंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, √36 आ जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 ही होता है, नहीं होता नहीं पता तो इसके फैक्टर करेंगे ना, तो 6 गुणा 6 आ जाएंगे, 6 6 छंग 36, क्योंकि 6 का वर्ग होगा है
और जो भी पेयर हो जाता है, जोड़ा बन जाता है, वो बाहर आ जाता है एक संख्या के रूप में। तो x का मान कितना आ गया 36, वो 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर, वो भी, सब चीज़ सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर में ही आएगी। ठीक है, ये आ गई। और मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ इसे। जब हमारे पास ये त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और हमने ये पता लगा लिया कितना 8, क्योंकि जब हम केंद्र को जीवा पर डालते हैं लंब, तो ये इसे दो बराबर भागों में काट देता है। तो ये भी 8 और ये भी 8। हमें ये निकालना है लंब इसमें, तो लंब निकालना है। ठीक है, तो लंब निकालने का मतलब है इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा देंगे, फिर उस पर अंडर रूट लगा देंगे। यानी x बराबर आएगा, x बराबर जो है, x बराबर आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट। 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, घटाएंगे तो ये जाएगा अंडर रूट 36। 36 किसका वर्ग हो गया, 6 का, तो 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, समलंब की समांतर भुजाएं जो हैं 15 मीटर और 8 मीटर हैं, और उनके बीच की जो दूरी है वो 12 मीटर है। तो समलंब से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी समलंब का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब होता कैसा है, ठीक है, देखते हैं। समलंब होता है इस टाइप से, इस टाइप से होता है समलंब चतुर्भुज। इसमें जो ये जो भुजाएं हैं, ये वाली ये होती है हमारी समांतर भुजाएं। ठीक है, तो ये समांतर भुजाएं हैं इसकी, ये इसकी समांतर भुजाएं होती हैं। अगर मैं इसे ए बी सी डी नाम दे दूं, तो हमारी जो है ए बी जो है वो समांतर का निशान है, ये समांतर है सी डी के, सी डी कह दो या डी सी कह दो। ठीक है, ये समांतर का निशान है। समांतर भुजाओं की दूरी ही इन्होंने कितनी दे रखी है हमें, 15 मीटर और 8 मीटर। तो छोटी वाली 8 मीटर हो जाएगी और बड़ी वाली 15 मीटर हो जाएगी। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये इनकी बीच की दूरी जो है, ये इन्होंने दे रखी 12 मीटर, तो यही 12 मीटर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये 12 मीटर हो जाएगी ए डी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी कितना जाएगा 15 मीटर, और सी डी कितना जाएगा 8 मीटर। इनसे मत घबराए, जो मैंने नाम रखे हैं इनके, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। ए डी बराबर कितना जाएगा 12 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है इसका क्षेत्रफल का निकालने का, फॉर्मूला होता है हमारा ये, समांतर नहीं, समांतर नहीं, समलंब, समलंब चतुर्भुज लिख दो या समलंब ही रहने दो, समलंब, समलंब का क्षेत्रफल। और लिखना चाहो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ऐसा ही बना सकते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं नीचे को लिखता हूँ इसका, फॉर्मूला है इसका 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, इनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, उनके या इनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। ठीक है, यानी इसे कैसे लिखेंगे, और हम ऐसे लिखेंगे 1/2, जो भी समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं कौन कौन सी, ए बी, और ऐसे लिख देंगे ए बी प्लस सी डी, और गुणा इनके बीच की दूरी, उनके या इनके, जो भी लिखना चाहो आप यहाँ पर, इनके लिख दो चाहे उनके लिख दो। तो यहाँ पे इनके यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, ए डी, ए डी कह रखी है हमने यहाँ पे, तो ए डी लिख देंगे। यही से, अगर इसे आप ऐसा ना लिखें ए बी सी डी में, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप समांतर भुजाओं का योग। हमें इन्होंने पहले बोल दिया समांतर भुजाएं कितनी है, एक तो 15 मीटर है, एक 8 मीटर है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 15 प्लस 8, गुणा इनके बीच की दूरी इन्होंने कह रखी है कितनी है, 12 मीटर है, तो 12 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो 2 से देखो ये कट जाएगा, 2×12, तो ये आएगा 15 प्लस 8, 15 और 8 को जोड़ोगे कितना जाएगा 23। ठीक है, गुणा 6, 6 से गुणा कर दो इसकी, ये डायरेक्ट यहाँ को लिख दो, 6×3 = 18, और 6×2 = 12, 12×1 = 13। इतने, ये सब मीटर में थे, तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो होगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, 138 मीटर स्क्वायर लिख दो या वर्ग मीटर, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है,
एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। हमारे पास एक बेलन है, तो इस बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर। ऊंचाई चाहे तो आप इसे यहाँ से यहाँ कह दे, यहाँ कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या जो है वो ये हो जाएगी, वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर, यानी h बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक, और बेलन की त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, यानी जो r है, स्मॉल r कह देंगे इसे, r कितनी हो जाएगी, 10.5। 10.5 को इसको सोल्व करेंगे, 10.5 का मतलब है 21 का आधा। ठीक है, 21 का आधा होता है 10.5। 10 2 से इसे भाग दोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, चाहो इसका पॉइंट लगा के भी हटा सकते हैं हम, जैसे कि 10.5 है ये, इसका मैंने पॉइंट हटाया, नीचे एक के बाद एक जीरो लगेगा क्योंकि एक ही डिजिट है 5। अब इसे ये आएगा 105/10। अब हम इसे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10, तो 21/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। अब हमें निकालना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला मैं इसका नीचे लिख रहा हूँ। इसके क्षेत्रफल में आपको निकालना पड़ेगा, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, इसका आ जाएगा वक्र पृष्ठ। जब वक्र पृष्ठ को बाद में लिख दें, पहले लिखेंगे इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, ये दोनों वृत्त हैं ये जो इसमें बन रहे हैं, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस उसका वक्र पृष्ठ बेलन का, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, लेकिन दो वृत्त हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। फिर इनमें से जो भी कॉमन आएगा वो ले लेंगे, 2πr कॉमन आ रहा है, यहाँ से r + h बचेगा। इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही लिखा करो, मैंने पूरा ये बता दिया आया कैसे। अब हम इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना हो गया 21/2, 21/2 प्लस एच कितना है इसमें हमारे पास, एच है 18 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करना है तो 7 से काट देंगे, 7 या 21, 7 एकम 7, 2 से 2 कट जाएगा, 3 की 22 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2, 21 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि सेम सेम संख्या है 2 और 2। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है 18 के, तो 2 से सीधी गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36, 2 से गुणा करके लिख देना आप। ठीक है, ये आ गया आपका 66 गुणा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 7, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 57 आ जाएगा, और बटे में कितना है 2, 2 से इसे काट देंगे 66 को, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये हो गया 33 गुणा 57, इनकी गुणा कर लेंगे आप। ठीक है, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 11 गुणा 3, 11 तिया 33 में, और गुणा 57, 3 की मैं गुणा कर दूंगा, 7 तिया 21 का 1, और 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 11 से गुणा कर दो, 11 कम 11, 11 सत्ते 77, 77 और 1 78, 78 का 8 हासिल लगे 7, 11 कम 11, 11 और 7 18, इतने आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में थे सब, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो या फिर लिख दो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। आप इसमें ये कंफ्यूज ना होना कि इनकी गुणा कैसे कैसे कर दी, आपको सीधा डायरेक्ट गुणा करनी है, इनको ऊपर नीचे लिख के गुणा कर सकते हैं आप। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 3 सत्ते 21, और ये सेम ही आएगा, 1 8 8 और 1, ये गुणा आ जाएगी इसकी, वो यहाँ लिख देंगे आप। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, और ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन है
किसी कक्षा के 24 छात्रों की आयु वर्षों में के आंकड़े निम्नलिखित हैं। ये आयु दे रखी वर्षों में 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष और 16 वर्ष। और ये छात्र हमारे कितने हैं? 12 वर्ष के कितने छात्र हैं? 4। 13 वर्ष के 5, 14 वर्ष के 4, 15 वर्ष के 6 और 16 वर्ष के 5। ऐसे मिलाकर टोटल कितने हैं? 24 हैं ये। इनकी माध्यिका हमें ज्ञात करनी है, मीडियन। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। यदि हम इन आंकड़ों को लिखते हैं इस हिसाब से कि 12 वर्ष, पहले मैं मीडियन समझा दूं। मीडियन क्या है? ये माध्यिका। माध्यिका ऐसे निकालते हैं हम, जैसे कुछ आंकड़े दे रखे हैं 1, 2, 3, 3 है संख्याएं हैं मान लो हमारे पास। तो हमसे पूछे इसकी माध्यिका क्या होगी, तो इसकी जो माध्यिका है, इसके जो बीच में आ रही वैल्यू, एक संख्या इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, तो बीच में क्या आ गया? 2 आ गया। एक हमने इधर छोड़ दी, 3 इधर इधर छोड़ दी, एक संख्या इधर, इधर इधर, तो बीच में जो वाली जो संख्या है यही माध्यिका है हमारी। ठीक है। अब यदि आंकड़े हमारे पास ऐसे हों 1, 2, 3, 4, अब आंकड़े कितने हो गए? 4। ये 3 आंकड़े थे विषम संख्या में और ये सम संख्या में है। तो सम संख्या में है तो बीच की संख्या कैसे निकालेंगे हम? एक हमने इधर छोड़ा, एक इधर छोड़ा, और यदि एक और ले लें तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसका मतलब है हमें 2 संख्याएं छोड़नी पड़ेंगी, एक इधर एक इधर। तो बीच में कितनी संख्याएं आई हमारे पास? 2 संख्याएं आई। बीच में हमारे पास कितनी संख्याएं आई हैं? 2। तो ये वाली दोनों बीच में आई हैं। तो जब सम संख्या में होते हैं आंकड़े, तब तब उन दोनों को जोड़ेंगे हम और 2 से भाग दे देंगे। 5/2 यानी कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो वो 2.5 2.5 जो है आपका 2 और 3 के बीच वाली संख्या आएगी। इनके बीच में होगा वो, इनमें नहीं है, इनके बीच में आएगा 2.5। 2.5 तो इनके बीच में ही आएगा दोनों के, तो यहाँ कहीं आएगा 2.5, 2.5। ठीक है। तो बीच वाली संख्या को माध्यिका बोलते हैं हम। ठीक है। अब चलिए ये फॉर्मूले से भी समझेंगे हम। तो हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं, ये 12 है। 12 वर्ष के आयु के हैं, 12 वर्ष के। तो 12 वर्ष के ऐसे कितने हैं? 4 हैं। तो 12, 12, 12, 12, 4 लिख दिए हमने। जब भी हम माध्यिका निकालेंगे तो हम इसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे आंकड़ों को, या फिर घटते क्रम में। ठीक है। तो जो भी आंकड़े हैं हमारे पास, उन्हें या तो हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में। तो आंकड़े हमारे पास हो गई है 12, 12, 12, 12। इसके बाद 13 आएगा, तो 13 कितनी बार लिखना है हमें? 5 बार। 13, 13, 13, 13 और 13। ठीक है। फिर इसके बाद लिखना है 14, कितनी बार? 4 बार। 14, 14, 3, 4। फिर हमें 15 लिखना है, कितनी बार? 6 बार। 15, 15, 15, 15, 4 हो गया, 5 और 6। इसके बाद लिखना है हमें 16, 16 कितनी बार? 5 बार। 16, 16, 16, 16 और 16। अब हम इन्हें काउंट भी कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो कुल मिलाकर 24 छात्र हैं। ठीक है। 12-12 साल के 4 हैं, 13-13 साल के 5 हैं, 14-14 साल के 4 हैं, 15-15 साल के 6 हैं और 16-16 साल के 5 हैं। ठीक है। ये हो गए आंकड़े बढ़ते क्रम में। छोटी संख्या की कौन सी पहले इनमें सब में? 12, फिर 13 है, उससे बड़ी 14, उससे बड़ी 15, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो, तो ये तो हो गए आंकड़े। ठीक है। अब मैं ये इनकी बीच की संख्या लेनी है। तो बीच की संख्या अगर मैं लूँ, जैसे कि ये 24 हैं, तो मैं इधर के कितनी संख्या है पहले हमें फॉर्मूले से बताऊंगा। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? एन का मान यहाँ पे आंकड़ों की जो संख्या है वो कितनी है? आंकड़ों की संख्या, उसे एन से डिनोट करें हैं, वो कितने हैं? 24 हैं ये। ठीक है। यहाँ पे आंकड़े कितने हैं? 24 हैं। और 24 कैसी संख्या है? सम संख्या है। यानी अगर मैं इनके बीच की संख्या निकालूंगा तो बीच की संख्या 2 आएंगी। ठीक है। तो फॉर्मूले से देख रहे हैं अब हम इसे, तो हम इसकी माध्यिका लिखेंगे। माध्यिका बराबर, फॉर्मूला है इसका, जब सम संख्या में होते हैं आंकड़े, n/2 वे n/2 वे पद का मान, n/2 वा पद लिख दो चाहे, n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद और बटे में 2, 2 से भाग देते हैं हम उसे। ये इसका फॉर्मूला है माध्यिका का, जब सम संख्या में आंकड़े होंगे। ठीक है। चलिए रखते हैं अब। n कितना है यहाँ पे? 24, तो 24/2, 24/2 वा पद प्लस 24/2 + 1, 1 वा पद और बटे में क्या है? 2। ठीक है। 24 को 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 2 × 2, 2 दूनी 4, 12। तो 12 आई है, 12वां पद प्लस, तो ये 12 + 1
वा पद बटे 2। तो 12वां पद, ये आ गया 12वां पद, प्लस ये 12 और 1 13 हो गया 13वां पद, और बटे में क्या आएगा 2। ठीक है, तो 12वां पद अब हम इसमें से चेक करेंगे कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 11वां भी 12वां भी आपका कौन सा पद है 14, और 13वां भी क्या है 14। तो दोनों को लिख देंगे 14 प्लस 14, 13वां पद भी 14 है, 12वां भी 14 है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 14 28, 2 से काट देंगे, 2 ही कम 2 2 चौक 8। ठीक है, 2 सामने से काटा, 2 ही कम 2 2 चौक 8, तो ये आएगा 14, यानी इसकी जो माध्यिका है वो कितनी आ गई 14 आ गई। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये हो गया फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, और यदि मैं इसे ऐसे लिखता कि बीच वाली संख्याएं वो कौन कौन सी आएंगी, तो 1 2 3 4, हमारे पास 24 पद हैं, तो 11 इधर छोड़ दो, 11 इधर छोड़ दो, 11 11 22, और 2 पद बचेंगे 20 में, 2 पद बीच में बच जाएंगे, कोई से भी होंगे, तो 2 11 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 छोड़ दी, 11 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही 2 पद बचे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, ये लिख दिया। ठीक है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया यहाँ पर। अब हम देखेंगे इसकी टेबल से। वैसे इसकी कोई टेबल की हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन टेबल से समझेंगे। टेबल से हमारे पास जो छात्र दे रखे हैं, ये 12 वर्ष के हैं, 13 वर्ष के, 14 वर्ष के, 15 वर्ष के, ये इनकी जो आयु दे रखी थी, ये तो, और ये दे रखे थे कितने कितने छात्र हैं, तो उसको बोलते हैं बारंबारता, जितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो 12 साल के कितने 4 हैं, 13 साल के 5 हैं, 14 साल के 4 हैं, 15 साल के 6 हैं, 16 साल के 5 हैं, और संचयी बारंबारता लिखी हुई है इधर। ठीक है, तो संचयी बारंबारता से हम कैसे करेंगे इसे, 4 को सबसे पहले ऐसे लिख देंगे 4। ठीक है, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो 4 और 5 9, फिर 9 में 4 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 13, फिर 13 में 6 जोड़ देंगे। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही आ गया था, और ये कैसा आया था 4 में जब 5 जोड़ा। ठीक है, ऐसा आया है, तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। अब ये 13 आएगा, 13 में 6 जोड़ेंगे कितना जाएगा 19, 19 में 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा 24, तो ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारी लिख दिया इसमें, हमारे पास यहाँ पे n का मान कितना है 24 है, जो कि कैसी संख्या है सम संख्या है ये। ठीक है, तो सम संख्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही बनेगा माध्यिका का, माध्यिका बराबर n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, और बटे में क्या आ जाएगा 2, n/2 यानी 24/2 वा पद प्लस 24/2 प्लस 1 वा पद बटे 2। इसे हमने काटा था, तो ये आ गया था 12वां पद, और ये आ गया था 13वां पद बटे 2। अब हम देखेंगे इस वाले टेबल से कि 12वां पद कौन सा है, 13वां पद कौन सा है। तो 4 पद तो हमारे यहाँ हो गए, बारंबारता इसकी 4 तो ये हो गए हमारे, फिर 9 पद तक तो यहाँ हो गए, तो 13 और बाकी 13 पद तक यहाँ हो गए। ठीक है, यानी हमारे पास हमें 13 पद तक हो गए, यहाँ 13 पद आपका 14 रहेगा 13 पद तक, 9 यानी 10वां पद भी यही आएगा, 11वां भी यही आएगा, 12वां भी यही आएगा, और 13वां भी यही आएगा। उसके बाद आएगा फिर 14वां कौन सा हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 13वां पद भी हमारे पास 14 ही रहेगा, और 12वां पद भी 14 ही रहेगा, क्योंकि 9 पद तक तो हमारा 13 13 आता रहेगा, फिर हमारे पास 10वें पद से 14 आना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर चेक करें, पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, 10वें पद से देखो 14 आना शुरू हो गया, 10वां, फिर 11वां, फिर 12 और 13, 13 पद तक आएंगे ये, 10वें से शुरू होंगे। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया हमें टेबल से, ये हमारे पास 13 पदों तक हमारे पास 14 14 आता रहेगा, 10वां भी यही रहेगा, 11वां भी यही रहेगा, और 13वां भी यही रहेगा, 12 भी यही रहेगा, 13 भी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 12वां पद भी 14 है, 13वां पद भी 14 है बटे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, 28 बटे 2 काट देंगे कितना जाएगा 14 आ जाएगा, यही हमारे आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, टेबल से करेंगे तो ऐसे कर देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये आपका प्रायिकता का क्वेश्चन है, संभावना का। यदि एक थैले में समान आकार की 100 गेंदों में से 50 गेंदें लाल रंग की हैं, टोटल गेंद तो 100 हैं, जिसमें से 50 तो हमारी लाल रंग की हैं, 30 हमारी नीले रंग की हैं,
15 हमारे पीले रंग की हैं और 5 हमारे हरे रंग की हैं। तो इस थैले में से एक गेंद नीले रंग की निकालने की क्या संभावना होगी? एक इस थैले में से एक गेंद निकालनी है और वो गेंद नीले रंग की आवे, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, चलिए करते हैं। थैले में कुल गेंद कितनी है हमारे पास? कुल गेंद हमारे पास है 100। ठीक है, 100 में से लाल रंग की गेंद, लाल रंग की गेंद है 50। नीले रंग की गेंद 30। पीले रंग की गेंद 15 और हरे रंग की गेंद 5, जिसमें से ये टोटल गेंद हो जाएंगी हमारी 100। 50 और 30 80, 80 और 20 100। ठीक है, अब इस थैले में से हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं। मान लो ये थैला है कोई, थैला कैसे भी बना सकते हैं जैसा आप चाहो, चतुर्भुज के रूप में बना लो चाहे कैसे भी। अब इस थैले में जो है हमारे पास 50 गेंद तो हमारे पास है रेड, 30 गेंद हमारे पास ब्लू और 15 गेंद हमारे पास येलो और 5 गेंद हमारे पास ग्रीन। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद निकालनी है और वो गेंद ब्लू रंग की आवे, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे लिखेंगे, नीले रंग की गेंद निकालने की संभावना, एक नीले रंग की गेंद निकालने की संभावना या प्रायिकता। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब फॉर्मूला आ जाएगा हमारा यहाँ। फॉर्मूला क्या है? हमने बताया था अनुकूल, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मतलब ये है, नीले रंग की गेंद कितनी है? नीले रंग की गेंदों की संख्या, नीले रंग की गेंद निकालनी है तो नीले रंग की गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। जो गेंद हम निकाल रहे हैं उसे लिखेंगे ऊपर और टोटल नीचे आ जाएंगी। तो नीले रंग की जो गेंद है टोटल वो कितनी है? 30 है और टोटल हमारे पास 100 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा ये 3/10। इसे भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रायिकता को पी से डिनोट करें हैं तो एक गेंद निकाल ली थी, वो भी कौन सी हमारे पास निकालनी थी? ब्लू कलर की, तो बी लिख देंगे। पी बी बराबर, तो ऊपर यही वाली लिख देंगे, नीले रंग की गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। तो जो नीले रंग की गेंद है ब्लू वो लिख दिया और नंबर ऑफ एस लिख दिया एक तरीके से। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लू यानी ब्लू रंग की गेंद कितनी है? 30। अगर आप इसे भी ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नीले रंग की गेंद कितनी है? 30 और टोटल कितनी है? 100। 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन पेपर जो आपका था 2025 का, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, यदि आप जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।